हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज से हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में मैं आपसे प्री और मेंस दोनों के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताऊँगा और उनके बारे में लेक्चर दूंगा। आप उन लेक्चर्स को ध्यानपूर्वक सुनना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत टिपिकल भी है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सामान्यतः पहली बार में समझ में नहीं आता, लेकिन उसको मैं प्रथम बार में समझाने का आपसे पूरा प्रयास करूँगा। देखो, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है। इसका एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 है। 21 मार्च 1908 को गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने इस पर सिग्नेचर किए थे और 1 जनवरी 1909 को यह लागू किया गया था। वर्तमान में नागालैंड राज्य और जनजातीय राज्यों को छोड़कर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पूरे भारत में लागू होता है। अगर नागालैंड राज्य की राज्य सरकार और जनजातीय क्षेत्रों की राज्य सरकारें अपने नागालैंड क्षेत्र में या जनजातीय क्षेत्रों में इसको लागू करना चाहे तो लागू कर सकती हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन वहाँ पर लागू नहीं किया गया है इसको। अब आता है इसको कि कितने इसमें धाराएं हैं और कितने आदेश हैं, क्यों आदेश रखे गए और धाराएं क्यों रखी गई। जैसा कि और अधिनियमों के अंतर्गत है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है या एविडेंस है वो प्रोसीजर है या और अन्य प्रोसीजर लॉज हैं, उनमें जो एक ही चीज़ रखी गई, धाराएं। लिमिटेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि धाराएं भी और आर्टिकल्स भी हैं। तो यहाँ पर जो है हम बात करते हैं पहले कि यहाँ धाराएं हैं 158 धाराएं हैं और आदेश हैं। यहाँ पर अनुसूची बनाएगी, पहली अनुसूची में आदेश हैं। देखो, जब मूल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बना था उस समय 5 अनुसूचियां थी। पहली अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल में यहाँ आदेश रख देगी, ऑर्डर, उनके अंतर्गत रूल्स हैं। और भी अनुसूची 5 हैं जो कि समय समय पर निरस्त कर देगी। मध्यस्थ की सूची थी जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 द्वारा समाप्त कर देगी, आदि आदि इसी प्रकार से समाप्त कर देगी। इसमें अपेंडिक्स भी हैं ए से लेकर 4 तक, जिसमें कि अपेंडिक्स ए से ले ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो है आपकी 8 अपेंडिक्स भी हैं, जिसमें अभिवचन बताया गया है, निर्णय के प्रारूप को, डिग्री के प्रारूप को, निष्पादन के प्रारूप को, समन के प्रारूप को, आदि आदि प्रारूपों को इस प्रकार से बताया गया। जितने प्रारूप हैं वो अपेंडिक्स में हैं। जितने भी यहाँ पर दावों के प्रारूप क्या होते हैं, जवाब दावों के प्रारूप क्या होते हैं, मनी रिकवरी सूट का प्रारूप क्या होगा, पोजीशन के सूट का क्या होगा, टाइटल सूट का क्या होगा, आदि आदि, इंजेक्शन सूट का क्या होगा, अभिवचन क्या होंगे, आदि आदि इस प्रकार से बताए गए हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर्स हैं जो कि 51 है, 51 आदेश है जो ऑर्डर दिए। अब यहाँ धाराएं यानी कि सेक्शंस हैं 158 और फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर हैं 51। ये क्यों अलग अलग किए गए हैं? देखिए, इसमें जो है सेक्शन को भी 2 पार्टों में बांट दिया गया। सेक्शन 1 से लेकर 1 में आपके इनफोर्स कहाँ हुआ, कौन से राज्यों में लागू है वगैरह,
और सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लास दे देगी। सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 25 तक जो है यहाँ जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। सामान्य जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए, सामान्य सिद्धांत, वे क्षेत्राधिकार। न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या होगा, न्यायालय जो है किस प्रकार से मामलों की सुनवाई कर सकता है। अब सामान्य सिद्धांत क्या है, सेक्शन 3 से लेके 3 to 21 तक जो यहाँ 12 तक जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो सामान्य सिद्धांत बताए गए। न्यायालय की अधीनता बताई गई है, सेविंग क्लाज दिया गया है सेक्शन 4 में। सेक्शन 5 में रेवेन्यू कोड पर लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसके बाद में धन संबंधी अधिकारता बताई दी। लघुवाद न्यायालय और परिनिष्ठित लघुवाद न्यायालयों पर ये इसके प्रावधान कौन से लागू होते हैं, कौन से लागू नहीं होते, वो बता दिया गया। सिविल प्रकृति के वाद कौन से होते हैं जिसको कि न्यायालय को सुनने के अधिकार थे। रेस सब्जुडिस बता दिया गया, रेस जुडिकेट बता दिया गया, और फर्दर बार बाय द फर्दर शूट बता दिया गया। ये जो है क्या नाम यहाँ 12 तक जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिनको कि सीपीसी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद क्षेत्राधिकार जो बता दिया गया वो सेक्शन 13 तक ही है, 14 तक है। विदेशी निर्णय निश्चयात्मक होंगे और विदेशी निर्णय जो है सेक्शन 14 के अंतर्गत अगर यहाँ कोर्ट में दिए गए तो वे सेल्फ प्रिज्यूम किए जाते हैं। सेक्शन 15 से लेकर 15 to 25 तक क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। टीए के बारे में बताया गया। 15 से 15 निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में वाद संस्थित किया जाएगा। 16 17 कहाँ किया जाएगा आदि आदि इस बताए हुए। 25 में जो है सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से अपने पास मंगा सकता है या किसी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं सेक्शन 3 से लेकर 14 तक। और क्षेत्राधिकार जो जुडिक्शन बताया गया कोर्ट का वो सेक्शन 15 से लेकर 25 तक किन किन मामलों को कौन न्यायालय जो है मामले की सुनवाई कर सकता है, विचारण कर सकता है, उसके बारे में बता दिया गया। अब आता है यहाँ पर सेक्शन 26। यहाँ से जो है सेक्शन 26 के साथ शुरू हो जाते हैं आर्डर्स, इससे कनेक्टेड है। यहाँ सेक्शन 26 में मैं उदाहरण मात्र बता रहा आपसे, उसके बाद में विस्तृत रूप से आपसे समझाऊंगा इसके बारे में। सेक्शन 26 में बताया गया है कि वाद पत्र शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा। ये 26 बता दिया गया। और वाद पत्र किस प्रकार तैयार होगा, क्या क्या उसमें आवश्यक तत्व होंगे, किस प्रकार अभिवचनों में सम्मिलित किया जाएगा और किस प्रकार न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। तो ये करने के लिए हमने आर्डर्स देखने पड़ते हैं। सबसे पहले 26 के परिपूर्ति के लिए ऑर्डर 7 रूल 1 देखेंगे। उसमें किस न्यायालय में वाद संस्थित किया जाएगा, उसका मूल संख्यांक नंबर क्या होगा, वादी का नाम पता और उसका एड्रेस सब चीज़ होंगी, क्या करता है, पेशा क्या है उसका, सब चीज़ें होंगी। अगर वह नाबालिग है तो वाद मित्र का नाम होगा जो उसकी ओर से नाम लिया। यदि वो पागल है तो वाद मित्र का नाम होगा जो उसकी ओर से वाद ले रहा। वर्सेस डिफेंडेंट होगा। डिफेंडेंट जो है यहाँ पर बताया कि अगर वो एवेक्स है, डिफेंडेंट का नाम हो जाएगा, पता हो जाएगा, आदि हो जाएगा। और अगर वो एवेक्स है तो फिर ऑर्डर 32 रूल 3 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। पागल है तब भी 32(3) की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। यहाँ ऑर्डर 1 भी देखना पड़ेगा आपने कि वादियों के रूप में कौन संयोजित किया जा सकते हैं, प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकें, वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर कि कोज ऑफ एक्शन क्या था सिविल मामले में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर कोज ऑफ एक्शन है ही नहीं वाद में तो आदेश 7 नियम 11 के अंदर खारिज हो जाएगा।
तो कोज ऑफ एक्शन बनाना पड़ता है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार मामले की सुनवाई का है या नहीं है, ये सब जो है आपने, और किस अनुतोष की वादी जो है प्रार्थना करता है, ये आदेश 7 नियम 1 के अंतर्गत जो है जो बताए गए हैं उनके रिक्वायरमेंट की पूर्ति करनी पड़ती है, तभी जो है यहाँ तक आएंगे। अभी इसके बाद आते हैं फिर अभिवचन होंगे भाई। अभिवचन की 6 के अंतर्गत देखिए, आर्डर 6 के अंतर्गत देखे जाएंगे। वहाँ अभिवचन में जो है तात्विक तथ्यों का, सारवान तथ्यों का कथन किया जाएगा, इन शॉर्ट में होने चाहिए। वे जो है उनमें विधि तथ्यों का वर्णन होना चाहिए, विधि का नहीं, तथ्यों का वर्णन होना चाहिए, साक्ष्य का नहीं। उसके पश्चात जो है उस पर प्रत्येक प्रश्न पर सीधे से लिखे जाएंगे वादी के, और उसके बाद सत्यापन भी होगा। तब जाकर जो है आपके ऑर्डर 4 में जाएंगे। ऑर्डर 4 में जो है 2 जो सूट फाइल होता है, वाद पत्र फाइल होता है, वो 2 ओरिजिनल कॉपियों फाइल होगा। उस पर फिर जो है नंबरिंग डलेगी, तभी तो यहाँ होंगे 26 में, तभी तो शपथ पत्र द्रोह का। उसके बाद 26 के बाद 27, 28, 28, 29 ये जो है प्रतिवादी पर तामील क्या होंगी। तो तामीलों के बारे में भारत में न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर होंगी तो 27 में होगी, उसके बाहर होंगी तो 28 में होंगी, बाहर होंगी विदेश से बाहर हो, विदेश में होंगी तो 29 में होंगी। उसके लिए सम्मान का प्रारूप क्या है, किस प्रकार से की जाएगी, वो सब प्रक्रिया में आपके ऑर्डर 5 में बताया गया है। तो ये यहाँ पर जो है ये मूल विधि की बात करती है। सेक्शन 26 से शुरू होता है मूल विधि की, जनरल निष्पक्ष, क्षेत्राधिकार और मूल विधि की बातें यहाँ से शुरू होती है। और उसका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर जो आदेश बताते हैं, उसके आदेश जो उसका प्रोसीजर बताओगे, उसको जो किस प्रकार से लागू किया जाएगा उसके बारे में बताओगे। मैंने इन शॉर्ट बता, आगे ये विस्तृत रूप से मैं आपको इसके बारे में निश्चित रूप से बताऊंगा। अब आते हैं यहाँ पर डेफिनेशन क्लास पर, जो कि सेक्शन 2 में है। सेक्शन 2 में निर्वचन खंड है या परिभाषा। अब सबसे पहले जो परिभाषा आई, यहां कोड यानी कि संहिता, सेक्शन 2(1) में संहिता को, कोड को डिफाइन किया गया कि कोड क्या है। संहिता के अंतर्गत नियम भी आते हैं। नियम कौन से, जो ऑर्डर के अंतर्गत नियम है वे आते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार प्री एग्जाम आता है तो क्वेश्चन। उसके बाद हम करते हैं डिग्री की बात, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर डिग्री कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, उसके बारे में हम ये आपसे यहाँ विस्तृत रूप से बताएंगे। सेक्शन 2(2) डिग्री। यहाँ पर बताया गया है कि डिग्री किस प्रकार की होती है, कैसे बनती है। न्यायाधीश द्वारा डिग्री या आदेश का जो आधार होता है, यानी कि डिग्री या आदेश पर जो है जब पहुंचता है उसको निर्णय कहते हैं। यानी कि निर्णय और आदेश का, निर्णय का आधार डिग्री है। न्यायालय ने यहाँ पर वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष के डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस लिए, दोनों के आर्गूमेंट सुने। आर्गूमेंट सुनने के पश्चात जो वहाँ ये पाया गया उनका आपस में संपुष्टि की कथनों की, और जिसका प्रबल साक्ष्य है उसके पक्ष में निर्णय दे दिया, और निर्णय के अनुसार जो इस प्रकार से डिग्री पारित कर देगी। क्योंकि सिविल मामलों में डिग्री का ही निष्पादन होता है। तो डिग्री क्या है उसके बारे में, डिग्री न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। डिग्री न्याय
निर्णयन एजुकेशन कहेंगे इसको। कि औपचारिक या प्रारूपिक फॉर्मल, औपचारिक अभ्यर्थी। देखो डिग्री न्याय निर्णय, यानी कि यहाँ जो न्याय निर्णय है, एजुकेशन है, न्यायालय ने इसका मतलब है गुण दोष के आधार पर पारित की। वादी के सभी साक्ष्य को देखा, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है चाहे ओरल एविडेंस है। प्रतिवादी के सभी डॉक्यूमेंट्री और एविडेंस क्या ओरल एविडेंस को देखा, और देखने के पश्चात जिसके पक्ष में एविडेंस प्रबल है उसके पक्ष में ये डिग्री पारित कर दी। और न्यायालय की औपचारिक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, केवल एजुकेशन के आधार पर, गुण दोष के आधार पर डिग्री पारित की जाती है। उसके बाद दूसरा शब्द जो जहां तक वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। अभिव्यक्त कौन करेगा? न्यायालय करेगा। उस न्यायालय से अभिव्यक्त, जो न्यायालय अभिव्यक्त करेगा उससे संबंधित होनी चाहिए वह, यानी कि उस न्यायालय को उस डिग्री को पारित करने की अधिकारिता होनी चाहिए। अगर इनकॉम्पिटेंट कोर्ट कोई डिग्री पारित कर देता है, मान लो वैल्यूएशन है या सब्जेक्ट मैटर सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल जज सीनियर डिवीजन को है, और सिविल जज जूनियर डिवीजन ने कोई डिग्री पारित कर दी जो कि वह न्यायालय पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता था, तो उसके द्वारा पारित की गई डिग्री जो है नल एंड वॉइड मानी जाएगी। तो वहां तो उस न्यायालय द्वारा, यानी कि वह न्यायालय उसे अभिव्यक्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता था, तो उसके द्वारा तो पारित की जा सकती थी, तो वहां डिग्री एक कॉम्पिटेंट डिग्री नहीं मानी जाती। यानी कि वैसी डिग्री जो डिग्री न्यायालय की औपचारिक होती है, जो ऐसे न्यायालय द्वारा की जाती है जो कि उसको यहाँ पर अभियुक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वो न्यायालय अभियुक्त कर सकता है। उसके बाद दूसरी चीज आती है, तीसरी चीज, वाद में के सभी, जो वादी और प्रतिवादी के मध्य जो विवाद है, वाद में के सभी का, वाद के सभी याकिनी विवादग्रस्त विषय को पूर्ण रूप से अवधारित करती है। इसमें कहा गया विवादग्रस्त के संबंधित पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयात्मक रूप में अवधारण करती है। विषय का निश्चयात्मक रूप में अवधारण करती है, यानी कि पक्षकारों के मध्य जो विवाद था, यानी कि विवादग्रस्त विषय जो था, संपत्ति का था या पैसे के लेन देन का था, उसके बारे में निश्चयात्मक रूप से जो उसका अवधारण डिटर्मिनेशन कर दिया, तो वह डिग्री है। सभी का या किन्हीं का, जो भी विषय न्यायालय के समक्ष आए, कुछ को छोड़ भी सकती है, कोई जरूरी है ये सभी का भी कर सकती है। उसके बाद जो है सभी या किन्हीं विवाद विषयों का निश्चय रूप में अवधारण करती है। उसके बाद है डिग्री प्रारंभिक या अंतिम भी हो सकती है। प्रीलिमिनरी डिग्री पारित की जाती है या फाइनल डिग्री पारित की जाती है। प्रारंभिक डिग्री किन मामलों में पारित की जाती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सभी मामलों में प्रारंभिक डिग्री पारित की जाए। यहाँ पर ऑर्डर 20 में और ऑर्डर 34 में कुछ डिग्रियों के बारे में बताया गया जिनमें कि प्रारंभिक डिग्री पारित की जाती है। सभी मामलों में प्रारंभिक डिग्री पारित नहीं की जाती है। अब वे कौन से मामले हैं जिनमें कि प्रारंभिक डिग्री पारित की जाती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रारंभिक डिग्री
कब्जा व अंत्यकालीन लाभ के बारे में की जाती है। नंबर 1 ऑर्डर 22 के अंतर्गत जो की जाती है कब्जा अंत्यकाल मेन से प्रॉफिट करते हैं इसको लाभ के बारे में बात की जाती है। नंबर 2 विभाजन के बाद में की जाती है। हक सुपा के मामले में की जाएगी। प्रशासन संबंधी बात है कोई किस संपत्ति का प्रशासन मालिक एवं अभिकर्ता के मध्य लेन देन का विवाद है। और उसके बाद जो है यहाँ ऑर्डर 34 की आ जाती है। ऑर्डर 34 में मोचन का वाद, वर्ग की जाती है। 7 पूर्वबंध फोर क्लोजर के मामले में बारिश की जाती है। नंबर 8 बंधक संपत्ति का विक्रय इसमें पारित की जाती है। तो इन मामलों में प्रारंभिक डिग्री पारित की जाती है। प्रारंभिक डिग्री के पश्चात अंतिम डिग्री पारित की जाती है। स्पष्टीकरण के में बताया गया है जो सेक्शन 2(2) के पश्चात जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें कि डिग्री प्रारंभिक कम होती है और डिग्री अंतिम कम होती है। प्रारंभिक डिग्री पारित होने के पश्चात अगर कोई और कार्रवाई की जानी है तो वहाँ पर जो है वो प्रारंभिक डिग्री होती है और अन्य कार्रवाई की जाएगी फाइनल डिग्री पारित की जाती है वह अंतिम डिग्री होती है। यानी कि पहले प्रारंभिक डिग्री पारित की जाएगी उसके आगे कोई और कार्यवाही शेष रहती है। शेष क्या रहेगी आगे जो है क्योंकि उसके मान लो एक प्रारंभिक डिग्री है इसके बाद विभाजन के बाद में ये बहुत ईजी सा है। यहाँ विभाजन का वाद चला और विभाजन है ए और बी के मध्य विभाजन है संपत्ति का जो एक्स प्रॉपर्टी है। इसमें 1/2 इसका और 1/2 हिस्सा इसका है। तो यहाँ पर जो अंश निर्धारित हुए शेयर्स जो है डिवाइड हुए ये प्रारंभिक डिग्री है। अब इस एक्स संपत्ति में किसको कहाँ हक मिलेगा यहाँ पर कुर्रे लगाए जाएंगे तो वह कुर्रे लगा के अंतिम डिग्री हो जाएगी। यानी कि प्रारंभिक डिग्री के पश्चात और कार्रवाई शेष रहती है तो प्रारंभिक है और उसके बाद शेष जब कंप्लीट हो जाती है तो वह अंतिम डिग्री होती है। यहाँ पर डिग्री अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम भी हो सकती है। पार्टली प्राइमरी डिग्री और पार्टली फाइनल डिग्री वो केवल एक मामले में होती है कब्जा व अंतकालीन लाभ के मामले में। कब्जा मान लो एक ही संपत्ति पर एक ही संपत्ति एक्स है और उस पर जो बी ने नाजायज रूप से कब्जा कर रखा पोजीशन ले लिया। अब इसने जो है इसको डिस्पोजेशन करने का और कब्जा वापसी का वाद कर दिया ए ने बी के अगेंस्ट। यह साबित होगा कि ए एक्स संपत्ति का मालिक है तो कब्जा लौटाने के लिए जो डिग्री पारित की गई वो अंशतः ये का नाम फाइनल होगी। लेकिन अभी जो जब से बी ने एक्स संपत्ति पे कब्जा कर रखा था तो इसका मेन से प्रॉफिट जो जोड़ना है कब से कब तक का उसके बारे में अंशतः प्रारंभिक होगी। तो वहां पर जो है जो जुड़ जाएगा और जैसे ही अंत्यकालीन लाभ हो जाएगा तो उसमें जुड़ के ये फाइनल डिग्री हो जाती है। तो अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम डिग्री केवल जो कब्जा व अंत्यकालीन लाभ के मामले में पारित की जाती है। एक प्रश्न आता है क्या एक से अधिक प्रारंभिक डिग्री पारित की जा सकती है? यस की जा सकती है। इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है।
एक मामले में एक से अधिक प्रारंभिक डिग्री पारित की, अंतिम डिग्री हमेशा एक ही पारित की जाएगी। मान लो विभाजन का कोई वाद्य संपत्ति के विभाजन का ए और बी के मध्य चल रहा 1/2 1/2, यहां पर प्रथम शेष बन गया 1/2, लेकिन अभी अंतिम डिग्री बनी ही नहीं, और उससे पहले ही प्रारंभिक डिग्री बन गई कि शेष बन गया 1/2 1/2। उसके बाद ये यहाँ ये इसकी एक ही मृत्यु हो जाती है, और उसके जो है यहाँ पर 4 पुत्र हैं, तो चारों पुत्रों का दोबारा से फिर प्रारंभिक डिग्री बनेगी, यानी कि 1/8 अंश 1/8 अंश 1/8 अंश और 1/8 अंश। मान लो फिर जो है बी की मृत्यु हो जाती है, और बी के 2 बच्चे हैं, वहां पर 1/4 अंश और 1/4 अंश। उसके बाद फिर जो है दुर्भाग्यवश इसकी मृत्यु हो जाती है। अब 1 प्रारंभिक डिग्री 2 प्रारंभिक डिग्री, अब तीसरी बढ़ जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पर इसका शेयर कितना है? 1/24 1/24 और 1/24, इस प्रकार से। तो एक से अधिक प्रारंभिक डिग्री पारित हो सकती है, इसमें कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं है। अब आता है डिग्री प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है, और इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना डिग्री है। यानी कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वाद पत्र अस्वीकृत कर दिया तो डिग्री बढ़ जाएगी। वाद पत्र अस्वीकृत कहाँ होगा? आदेश 7 रूल 11 के अंतर्गत 6 रिक्वायरमेंट है जिसके अंतर्गत ये वाद पत्र अस्वीकृत किया जाता है। अगर वाद कोजुपेक्शन ही नहीं है, वाद का मूल्यांकन सही नहीं किया गया, न्यायालय ने वादी को कहा कि मूल्यांकन सही कर दे, लेकिन उसने उस समय के अंदर नहीं किया जो न्यायालय ने दिया था। वाद का मूल्यांकन तो सही है, लेकिन अपर्याप्त अष्टांश शुल्क दिया गया, और न्यायालय ने उसको जो टाइम दिया लेकिन फिर भी पूरा नहीं किया गया। नंबर 4 है वाद विधि द्वारा वर्जित है, बार बाय लो है। 5वां है कि 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया गया, 2 ओरिजिनल कॉपियों में। 6ठा है कि यहाँ पर जो आदेश 7 नियमों का अनुपालन नहीं किया, 7 दिन पैरवी नहीं की, तो इन आधार पर वाद पत्र नामंजूर किया जाता है, और ये एक डिग्री है। नंबर 1। नंबर 2, धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का उदाहरण है। ये भी डिग्री है। अब धारा 144 क्या है? धारा 144 में ये है कि न्यायालय के गलत निर्णय के कारण अगर एक पक्षकार जो अपनी संपत्ति को खो चुका है, और उस आदेश को, जो न्यायालय का आदेश था, वो आदेश जो अपीलेंट कोर्ट द्वारा या रिवीजन कोर्ट द्वारा या उस न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन द्वारा उस आदेश को रद्द किया जा चुका है, तो वहां जो है वह व्यक्ति 144 के अंतर्गत, यानी कि वादी या प्रतिवादी जैसी भी स्थिति है, प्रतिवादी जिसकी संपत्ति न्यायालय के गलत आदेश के कारण दूसरे पक्षकार के पास रही, उसको वापस ले सकता है और फिर मुकदमा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी डिग्री है, लेकिन ये डीम्ड डिग्री के अंदर आती है, और अभी बताऊंगा मैं आपसे इसके बारे में। तो ये इस डिग्री के अंतर्गत क्या नहीं आता? ऐसा आदेश जिसकी अपील आदेशों की भांति होती है, तो ऐसा आदेश जो डिग्री नहीं है। नंबर 2, व्यतिक्रम के डिसमिसिंग डिफॉल्ट में वादी का वाद खारिज हो जाना भी डिग्री नहीं होती। ये महत्वपूर्ण चीज है जो डिग्री के अंतर्गत बताई है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं डिग्री कितने प्रकार की होती है। बहुत सी क्या नाम जो है बाकी इसमें है।
देखो धारा 2(2) के अंतर्गत ये हमें प्रारंभिक डिग्री, नंबर 2 अंतिम डिग्री यानी कि फाइनल डिग्री, नंबर 3 सहमति या सहमति, सहमति द्वारा पारित डिग्री, सहमति कंसेंट डिग्री कहते हैं इसको। उसके बाद कब समझौता डिग्री, पांचवी डीम्ड, डीम्ड डिग्री, छठी सेमासिक डिग्री, इतनी डिग्री जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर पारित की जा सकती है। प्रारंभिक डिग्री के बारे में मैंने आपसे बता दिया, अंतिम डिग्री के बारे में मैंने आपसे बता दिया। सहमति डिग्री देखो आप, सहमति डिग्री जब आर्डर 12 के अंतर्गत पक्षकार यानी कि वादी ने दावा किया और प्रतिवादी ने वहां पर वादी के दावे को स्वीकार कर लिया, सहमत हो गया उससे, तो कंसेंट डिग्री पारित की जाएगी। समझौता डिग्री आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत कॉम्प्रोमाइज डिग्री पारित की जाती है। डीम डिग्री कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन विधायिका ने, लेजिस्लेचर ने इसको डिग्री मान लिया गया, जैसे कि सेक्शन 144 के अंतर्गत डिग्री होगी, यह डीम डिग्री है। आदेश 21 रूल 58, आदेश 21 रूल 99, आदेश 21 रूल 100 के अंतर्गत जो आदेश दिए जाते हैं उनको डीम डिग्री कहते हैं। तो ये केवल विधायिका का मनसा है कि ये एक डिग्री है, अन्यथा डिग्री की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करती, क्योंकि सेक्शन 144 का आदेश होगा, संपत्ति वापस होगी, विवाद तो जुगतु है पक्षकारों के मध्य है कि संपत्ति का मालिक है कौन नहीं, उसके बाद जो प्रोसीडिंग चलेगी वो तो चलेगी, मात्र डीम डिग्री वहां दिखा दी, तो ये डीम डिग्री एक दिखावा डिग्री है, इसको दिखावा डिग्री कहते हैं। उसके बाद है समाश्रित डिग्री, समाश्रित डिग्री कॉन्टिनेंट डिग्री कहते हैं इसको। देखो ये कहाँ पारित की जाती है, जब सिविल जज, सीनियर डिवीजन या डीजे ये किसी वाद का निपटारा कर रहा, या ये वाद का या अपील का निपटारा कर रहा है, और वहां पर सिविल जज सीनियर डिवीजन या जिला जज के मध्य या सिविल जज जूनियर डिवीजन कोई भी हो, वहां पर उनके समक्ष जो है किसी अधिनियम, अध्यादेश, अधिसूचना, नियम, विनियम, विधि, उपविधि, रूढ़ि या प्रथा से संबंधित कोई मामला आया और ऐसा अधिनियम, ऐसा अधिसूचना, ऐसा अध्यादेश, ऐसा नियम, विनियम, विधि, उपविधि या रूढ़ि प्रथा न तो फेडरल कभी प्रिवी काउंसिल ने उसको शून्य घोषित किया, ना ही फेडरल कोर्ट ने किया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने किया, और जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है ना ही उस न्यायालय ने किया। तो वहाँ पर जो है ये न्यायालय हाई कोर्ट से उस मैटर पर रेफरेंस लेते हैं सेक्शन 113 ऑर्डर 46 के अंतर्गत, और
रेफरेंस हाई कोर्ट को भेज दिया। हाई कोर्ट ने जो है लोअर कोर्ट को अभी निर्देश भी दिया कि इसको मामले को रोक दो, और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट जो है उसमें जो है कार्रवाई करता रहा, प्रोसीडिंग चलती रही, विचारण चलता रहा, और उसमें जो है एक डिग्री पारित कर दी। लेकिन वो डिग्री जो है इनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि रेफरेंस अभी पेंडिंग है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से अभी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ कि इस मैटर को क्या करें। तो जो डिग्री पारित की जाती है वो कॉन्टिजेंट डिग्री पारित की जाती है, सामसिद्ध डिग्री पारित की जाती है, उसको सामसिद्ध डिग्री कहते हैं। तो इसी प्रकार की डिग्री है, और मैं नेक्स्ट लेक्चर कल दूंगा आपको इसके बारे में। धन्यवाद।